अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे पेपर 5 टू फेब मार्च 2025। अच्छा, इस पेपर में सच ग्राफ का क्वेश्चन ही था, लेकिन पेपर 4 से रिलेटेड कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 में इट वाज रिलेटेड विद एनएमआर। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको डिटेल में बताऊँ। रूल नंबर 1 बेटा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली। रूल नंबर 2 बेटा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बैलेंस यूज़ हो रहा है या कोई ब्यूरेड यूज़ हो रही है तो उसमें डेसिमल प्लेसेस एज पर डिवाइस एज पर इंस्ट्रूमेंट आपने लेनी है। लेकिन अगर आपके पास एग्जामिनर ओवरऑल जनरली डेसिमल प्लेस या उसकी बात करे और स्पेसिफाई ना करे तो ऑलवेज राइट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम 3 to 4 आर द बेटर, 3 इज द बेस्ट वन आपके पास। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपने लाजमी ख्याल करनी है। अर्ली राउंडिंग आपसे हमेशा अवॉइड करना है। अब बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एक्सपेरिमेंट हमारे पास कंप्लीटेड टू फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ कॉपर इन द ब्रॉस। यहाँ पे एग्जामिनर हमें बता रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द ब्रॉस इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। द सोल्यूशन कंटेन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हम टाइट्रेशन से। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम जब भी डिटरमिन करते हैं वी ऑलवेज डू आइडोमेट्री। आइडोमेट्री में ये रूल होता है कि आप इसका रिएक्शन करवाते हो आयोडाइड के साथ, जिसमें ये I2 में चेंज हो जाता है और I2 का हम रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम थायोसल्फेट। आइडोमेट्री में स्टार्च इंडिकेटर यूज किया जाता है एंड स्टार्च इंडिकेटर इज ऑलवेज एडेड नियर द एंड पॉइंट व्हेन सॉल्यूशन टर्न पेल येलो। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इस पेपर में तो नहीं पूछी बट एग्जामिनर आस्क्ड इन मेनी अदर डिफरेंट पेपर एंड ही कैन आस्क इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विद अ ग्लास बीकर, यहाँ पे हमने उसे वे कर लिया जी, फिर एड अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। अब देखिए ये प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को आपने फ्यूचर में अडॉप्ट करना होता है। एग्जामिनर अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम दे रहा है और फिर वो कह रहा है कि हम दोबारा से इसको फाइंड कर रहे हैं मैस। इसे कहते हैं एक्यूरेट मैस फाइंड करना, ताकि हम प्रॉपरली जो सॉलिड का मैस ट्रांसफर है वो एग्जैक्ट फाइंड कर सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर इनटू दिस वन अपने और एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड रीवे द ग्लास। ये देखें, ये प्रोसीजर होता है। आपने पहले एक मरतबा वे किया, सेकंड वे किया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस एग्जैक्ट मैस कैलकुलेट करने के लिए एक्वस सोडियम कार्बोनेट आपने ऐड किया, ड्रॉप बाई ड्रॉप कॉपर कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बने, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट होता है। डाल्यूट इथेनोइक एसिड आपने डिजॉल्व हो गया आपके पास। ट्रांसफर द कंटेंट इनटू 100 cm क्यूब आपके पास मार्क आपने किया जी, ट्रांसफर 10 cm क्यूब। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपका टोटल सोल्यूशन 100 cm क्यूब है, ये हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। एज ए सेड अर्लियर, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने लाजमी वो करना है। अब यहाँ पे एट 10 cm क्यूब ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन एक्सेस। अब जो चीज एक्सेस में होती है उसको कभी भी एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप पोटाशियम आयोडाइड इस केस में एक्सेस में यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज द मेजरिंग सिलेंडर एज वेल। ये पेपर 5 में एग्जामिनर आपसे पूछता भी है कि जी हम एक्स चीज को या फ्लां सब्सटेंस को मेजरिंग सिलेंडर से क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या एडवांटेज होता है। अगर हम इसे किसी और वे से करें तो एक्सेस रिएजेंट का कोई एडवांटेज नहीं होता। दैट इज द फास्ट बाय यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर। फिर वो हमें कह रहे थे कि हमारे पास द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क अगेंस्ट दिस वन सोडियम थायोसल्फेट, ये उसने हमें इसकी कंसंट्रेशन बता दी और रिपीट दिस वन अंटिल द रिक्वायर्ड आपके पास डेटा इज ऑब्टेन्ड। ये इंफॉर्मेशन आपने रीड करनी। यहां पे आ जाते हैं, यहाँ पे पहले स्टेप की तरफ। एग्जामिनर हमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रहा है। जिंक इज रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, कॉपर, सेम आपके पास। एक्सप्लेन वाई स्टेप 3 इन एक्सपेरिमेंट आपके पास कंप्लीटेड इन फ्यूम कबर्ड। अब एक चीज याद रखिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक गैस नहीं लिखना, आपको स्कोर नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन लिखेंगे यू विल नॉट एबल टू गेट द स्कोर। आप इस पूरे क्वेश्चन को गौर से देखें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द ओनली गैसियस थिंग विच इज फार्मिंग फ्यूम कबर्ड से। ये होगा कि ये हमारे पास रिलीज हो जाती है विदाउट स्प्रेड इन द लैब। तो आप स्पेसिफिकली लिखोगे, स्पेसिफाई करोगे कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज टॉक्सिक। ये बेटा आपने लाजमी स्पेसिफाई करना है। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो टॉक्सिक गैस, मैंने यहां पे गैस लिख दिया तो कोई ऐसे वो नहीं है। एक्सप्लेन वाई ग्लास बीकर आपके पास रीवे इन स्टेप 4।
अब याद रखिएगा आपने यहाँ पे प्रॉपरली सिर्फ मैथ्स नहीं लिखना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द स्कोर। आपने स्पेसिफिकली लिखना है कि एक्यूरेट मैथ्स, एग्जैक्ट मैथ्स ऑफ ब्रास दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू फाइंड एग्जैक्ट। ये कंपल्सरी है लिखना, इसको लाजमी लिखेंगे। mass of brass that has been transferred। अब एग्जामिनर कह रहा है नेम अ सुटेबल पीस ऑफ ऑपरेटर्स। ये मैं आप लोग मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूं कि एग्जामिनर जब 1 डेसिमल प्लेस तक दे रहा होता है और एक्यूरेट भी चाहिए तो हमें पिपेट चाहिए। नॉर्मल लैब में आप लोगों ने देखा होगा पिपेट जो आप यूज कर रहे होते हैं वो 25 की होती है। 25 के अलावा कोई भी वॉल्यूम आए लाइक 10 cm क्यूब, 20 cm क्यूब, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप स्पेसिफाई करोगे कि हमें इस वॉल्यूम की वॉल्यूमेट्रिक पिपेट चाहिए। तो आप यहां पे लिख सकते हो 10 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिफाई द सब्सटेंस यूज्ड टू रिंस द ब्यूरेट। अब याद रखिएगा ब्यूरेट जो होती है उसे हमेशा हम टाइटर से रिंस करते हैं। वैसे एक आध मरतबा एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ चुका है कि आप ब्यूरेट को कैसे प्रिपेयर करोगे। जो भी टाइटर होता है उसे रिंस करती हैं और फिर टाइटर को स्मॉल अमाउंट में रन करते हैं ताकि नीचे जो जेट होता है, जो हमारे पास टैप के नीचे एरिया होता है, उसमें टाइटर कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो यहां पे बेटा चूंकि आपके पास टाइटर सोडियम थायोसल्फेट है, सो यू मस्ट मेंशन कि हमने सोडियम थायोसल्फेट से इसे वो करना है। तो आप यहां पे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। ये देखें 0.06 E3 सिग्निफिकेंट फिगर मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट। अब देखें बेटा यहां पे ना एक चीज लाजमी ज़हन में रखिएगा, सोल्यूशन फॉर्मेशन एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछ रहा है। डिफरेंस क्या है, समटाइम ऐसा होता है सॉलिड होता है। सॉलिड के केस में आपने एट एवरी कास्ट स्टेयर टू डिसॉल्व द सॉलिड कंप्लीटली लाजमी लिखना होता है, एड वॉशिंग्स लाजमी लिखना होता है। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड ना हो, कोई लिक्विड हो, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना होता है कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, एंड देन वी डू द कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब यहां पे इस क्वेश्चन में देखिएगा, दिस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मच। आपके पास ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं। क्या हम फार्मूला यूज करते हैं? वी ऑलवेज राइट C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। अब C क्या चीज है? C इज कंसंट्रेशन, V इज वॉल्यूम। अब आपके पास जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.20। हाउ मच वॉल्यूम? वी हैव नो आइडिया। अच्छा, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहां पे भी आप 1000 डिवाइड करोगे, यहां पे भी आप 1000 डिवाइड करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा, इट्स यूजलेस। इज इक्वल टू न्यू कंसंट्रेशन है 0.06 और हम इसका कितना वॉल्यूम यहां पे प्रिपेयर कर रहे हैं? यहां पे देखिएगा एग्जामिनर हमें कह रहा है 100 cm क्यूब हमने प्रिपेयर करना है। ये देखिएगा जी, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 cm क्यूब। यहां पे भी आप लिख लेते हो 0.20, ये भी आपके पास आ गया 0.20, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 cm क्यूब। ये वॉल्यूम हमने इस सॉल्यूशन का यूज करना है जो हमारे पास कंसंट्रेटेड। ये वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी योर वन स्कोर। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर इस तरह की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी लेकिन उसमें n भी था। बेटे जब टाइट्रेशन होती है तो वहां पे हम लिखते हैं C1n V1 ओवर N1 इज इक्वल टू C2 V2 ओवर N2। टाइट्रेशन के लिए दिस इज यूज फॉर टाइट्रेशन। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में एक ही सब्सटेंस को हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं, टाइट्रेशन में दो डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं। एंड n इज नंबर ऑफ मोल एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अब आपने वॉल्यूम कितना कैलकुलेट किया, 20 cm3। ये बेटा आपने ब्यूरेट से ऐड करना है, क्योंकि हम एक्यूरेटली से कैलकुलेट करेंगे और फिर हम ट्रांसफर करेंगे इन दिस। तो यहां पे आप लिखोगे ट्रांसफर 20 cm3। 20 था, एक मिनट, कितना था, 30, सॉरी फॉर दैट। जी बेटा, चूंकि ब्यूरेट से हम रिकॉर्ड कर रही हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपने लास्ट में लिखना है। 30 cm3 ऑफ, ये कंसेंट्रेशन स्पेसिफाई करनी है, 0.20 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट into 100 cm3 volumetric flask by using ब्यूरेट। अब यहां पे देखिएगा, आपने एग्जैक्ट वॉल्यूम बताया, इट इज बेटर अगर आप यहां पे वर्किंग शो कर दें, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। फिर बेटा आपने बताया कि हम इसे ट्रांसफर कर रही हैं इनटू 100 cm3, एंड देन यू आर मेंशनिंग विच पीस ऑफ ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग ब्यूरेट। इन सारी चीजों, इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको 2 स्कोर मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें वॉशिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्यूरेट जो होता है वो हमें एक्यूरेट वॉल्यूम बताता है, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, एंड वी कैन फाइंड दैट एज वेल। यहां पे हम लिखते हैं एट, अच्छा ये नहीं करना 100 में से 30 माइनस करके ये लिख दें 70 cm3 ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, नो नॉट एट ऑल। आप हमेशा इस तरीके से लिखते हो, एड डिस्टिल्ड वाटर इनटू 100 cm3 volumetric flask up to mark of 100 cm। इन्वर्ट लाजमी करते हैं, स्टॉपर्ड फ्लास्क को इन्वर्ट लाजमी करते हैं जी। इन्वर्ट स्टॉपर्ड फ्लास्क to form homogeneous solution। अच्छा, इन्वर्ट बेशक आप यहां पे लिख सकते हो 2 to 3 टाइम और स्मॉल नंबर ऑफ टाइम, कोई ऐसा मसला नहीं है, इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना। डन हो गया। यहां पे वॉशिंग हम नहीं कर रहे, यहां पे हम स्टीयरिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सॉलिड नहीं है। इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, ये वो टेबल है जो किसी पेपर में हो सकता है एग्जामिनर आपको कहे कि आप खुद से बनाएं। पहले नंबर पे वो हमें बता रहा है कि मैस ऑफ ग्लास बीकर, फिर उसके बाद पाउडर के साथ, फिर ट्रांसफर करने के बाद कितना हुआ, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिफरेंस, कि हमारे पास कितने डिफरेंस है वो आप इजीली देख सकते हो। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है आपने, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस चीज का ख्याल रखना है आपने? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आपने इन दो के दरमियान डिफरेंस देखना है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत सॉलिड, थोड़े बहुत रेजिडुअल पार्टिकल इसके साथ अटैच्ड है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपने नहीं देखना, पहली चीज। दूसरे नंबर पे आपका जो बैलेंस है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो आपने आंसर सिर्फ 1 नहीं लिखना, आप प्रॉपरली 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे और आपका आंसर कितना है, 1.00। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका बैलेंस 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक मैथ्स को लाजमी लिखना है। हम एम्प्टी में से ये माइनस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे, क्योंकि वी अज्यूम दैट कोई थोड़ा बहुत हमारे पास रेजिडुअल पार्टिकल, को थोड़ी सी सॉलिड पार्टिकल स्टिक भी हो सकते हैं जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, टाइट्रेशन है। अब ये भी टेबल बनाना आप सीखें, वैसे सीखी आपने ओ लेवल, सॉरी IAS में। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल, टाइटर, इनके दरमियान आप डिफरेंस देखते जाओगे। यहां पे हमारे पास पहले नंबर पे डिफरेंस आ रहा है 20.80। ब्यूरेट रीडिंग हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, एंड द सेकंड डेसिमल प्लेस इज ऑलवेज 0 और 5। ये आपके पास आ गया 20.30, ये आपके पास आ गया 20.55 और ये आपके पास आ गया 20.40। अब देखिए,
we always repeat the experiment till we get the accurate result. Accurate result होता है concordant value which is within the range of 0.10. रफ को छोड़ के इस वैल्यू को देखें, इसको देखें, इनके दरमियान डिफरेंस ग्रेटर है, इसको देखें तो ये दोनों हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है। हम एवरेज इन दो वैल्यूज की लेंगे विच आर विद इन द रेंज ऑफ 0.10, सबकी आपने एवरेज नहीं लेनी। तो यहां पे आप बकायदा इट इज बेटर कि आप दिखाएं 20.30, 20.40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाता है 20.35 cm3। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर शो योर वर्किंग। वर्किंग से क्या मुराद होता है? वर्किंग से मुराद होता है परसेंटेज एरर होती है मैक्सिमम एरर डिवाइड बाय रीडिंग इनटू 100। चूंकि ब्यूरेट में हम रीडिंग 2 टाइम लेते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू 2 टाइम रीडिंग लेने का डिफरेंस है, ये 2 टाइम रीडिंग लेने का डिफरेंस है, 2 टाइम रीडिंग लेने का डिफरेंस है। तो हम यहां पे कंपल्सरी दिखाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास मैक्सिमम एरर विच इज लीस्ट काउंट डिवाइड बाय 2, और यहां पे वो टाइट्रेशन 3 कह रहा है विच इज 20.40। इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वर्किंग लाजमी शो करनी है, ये हमारे पास आ जाता है 0.490। 0 मैंने क्यों लिखा है यहां पे? ताकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाए जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा जी नहीं है? चले नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं इन स्टेप 8 आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिएक्ट विद आयोडाइड आयन। आयनिक इक्वेशन उसने हमें यहां पे दिया है 2 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, मैं हाईलाइट कर लेता हूं, दे गिव्स अस 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड एट द सेम टाइम 1 मोल ऑफ आयोडीन रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फेट के 2 मोल। इन रियलिटी इन दोनों के मोल इक्वल होते हैं। ये वैसे आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप लोगों ने अगर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन की होगी तो ये आपको डेफिनेटली आइडिया भी होगा। एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास यूजिंग द सेकंड सैंपल ऑफ ब्रास अनदर स्टूडेंट डिटरमिन द मीन टाइटर वैल्यू इज दिस। ये उसने हमें वैल्यू बता दी, कंसंट्रेशन बता दी, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल आपके पास। तो आपको पता है मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन आपके पास है 0.600, वॉल्यूम आपके पास है 17.35 cm क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे। अब यहां पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1.04 इंटू 10 टू रेज पावर -3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाजमी आपने लिखना है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास यूज योर इक्वेशन रिएक्शन 4 आपके पास एंड H1 दिस वन, आपने कैलकुलेट द मोल ऑफ आयोडीन। ये देखें 2 मोल गिविंग अस 1 मोल, इसका मतलब है इसके मोल उसका हाफ होंगे बेटा, सिंपली हाफ। तो यहां पे आप लिख सकते हो मोल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मोल ऑफ थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय 2। 1.04 इंटू 10 टू रेज पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां पे ना मैं राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख रहा हूं, आप कैलकुलेटर से जब एक्यूरेट वैल्यू यूज करोगे तो ये 5.02 के बजाय 5.21 आ जाएगा। ये चीजें आपने लाजमी ख्याल करनी है, आप एक्यूरेट वैल्यू वहां पे यूज करेंगे जी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने जो कैलकुलेटर में यहां पे वैल्यू आई, यहां पे आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा, बट यूज द कैलकुलेटर वैल्यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये चीज आपके काफी काम आएगी। तो ये हमारे पास आ जाता है 5.21 इंटू 10 टू रेज पावर -4। अब वो हमें कह रहे हैं रिएक्शन नंबर 3 में आप कॉपर 2 पॉजिटिव के मोल इन 10 cm क्यूब। 10 cm क्यूब सैंपल था जो हमने लिया था फॉर द टाइट्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने शुरू में सैंपल 10 cm क्यूब लिया था। तो ये बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? ये देखिएगा 1 मोल ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ कॉपर। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास बेसिकली जो सोडियम थायोसल्फेट के मोल हैं एग्जैक्टली सेम मोल आपके पास उसके आ जाएंगे कॉपर 2 पॉजिटिव के। तो यू कैन राइट ओवर हियर 1.04 इंटू 10 टू रेज पावर -3। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन द सेकंड सैंपल ऑफ ब्रास। अब याद रखिएगा आपके पास मास ऑफ कॉपर जब हम फाइंड करते हैं
मैथ्स का फार्मूला होता है मोल इनटू एआर, लेकिन ये 10 सीएम क्यूब में है, तो पहले नंबर पे हम मोल फाइंड करेंगे इन 100 सीएम क्यूब। तो आपके पास मोल ऑफ कॉपर इन 100 सीएम क्यूब, तो ये आपके पास आ गया 1.04 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 टाइम वॉल्यूम। अब आप यहां पे मास फाइंड करते हो विच इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एआर। एआर आपने प्रॉपरली एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। ओ लेवल आईजीसीएसई में आप 64 यूज करते थे, ए लेवल से आपको पता होगा हम 63.5 यूज करते हैं। 1.04 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 63.5, ये बेटा जब आप इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0611। अगेन एज ए सेड अर्लियर, आप ये एक्यूरेट वैल्यू वाली जो थी उस वैल्यू को यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास इसका मैथ्स 1.05 है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है? मैथ्स ऑफ कॉपर 0.611 डिवाइडेड बाय ब्रास का मैथ्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास 63.00 हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमारे पास आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए जी। नेक्स्ट आ जाती हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एस्टर हैज दिस फार्मूला, एस्टर का फार्मूला दे रहा है जी। आर इज एन अल्काइल ग्रुप, ये आपके पास उसका जनरल फार्मूला आपको आर का दे रहा है जी। एक्स अंडरगोज एन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रही हैं विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बाय द वे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली आप इसे कह सकते हो। इसकी पीएच वैल्यू 13 to 14 होती है डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। द रिजल्टिंग मिक्सचर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब रिएक्शन हो जाएगा फिर हम करेंगे द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इथेनोइक एसिड, ये उसने हमें एक प्रोडक्ट बता दिया है इथेनोइक एसिड, एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल आरओएच। वंस आइडेंटिफाई आरओएच, तो हमने उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। हम पहले नंबर पे अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बेटा हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह डिटरमिन करेंगे। प्रोसीजर क्या है? इक्वल मोलर क्वांटिटी ऑफ एस्टर एंड दिस, दोनों की हमने सेम मोल यूज करनी है, इक्वल मोल्स हमने यूज करनी है। 1:1 के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सुटेबल इंडिकेटर। अब एक चीज का ख्याल करना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपने जो भी इंडिकेटर यूज करना है, इट मस्ट बी सच टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हमें स्ट्रॉन्ग बेस के एरियाज में कलर चेंज को दे। यानी कलर चेंज बेस का जो होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, वो आपके पास 13, 14 यानी 10 से अबव होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन का भी आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं, अगर आपके पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो। अब तो ये टॉपिक एस में चला गया, लेकिन हम 100% श्योर E2 में भी टीचर्स आपको बताते होंगे। हमारे पास जो एंड पॉइंट की रेंज होती है, एंड पॉइंट, वो एक एवरेज वैल्यू होती है 3.5 से लेकर 10.5 तक। एनी इंडिकेटर इन दिस रेंज विल गिव अस द कलर चेंज। लेकिन अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है, आपके पास वीक बेस है, इस केस में आपके पास जो एंड पॉइंट की रेंज होती है वो 3.5 से 7 की रेंज में होती है आपके पास। तो आपने वो इंडिकेटर चूज करना है जो इस एरिया में कलर चेंज दे रहा हो। लेकिन अगर आपके पास वीक एसिड है, ये 2 में बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, और बेस स्ट्रॉन्ग है, ये कहां पे ज्यादा पूछता है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बफर बनता है। वीक एसिड में जो ही आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे, आपके पास अनरिएक्टेड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर बन जाता है, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। इसमें जो पीएच की रेंज होती है वो 6.50 से लेकर 10.50, वैसे 7 भी आप कह सकते हो। और वीक एसिड वीक बेस में हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, जैसे यहां पे हमारे पास होगा, तो हम इस एरिया में इंडिकेटर की रेंज चूज करेंगे। ये बेटा आपको आइडिया होना चाहिए। इसे बेशक आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। ये वैसे एस में अब चला गया टॉपिक, लेकिन
एक्चुअली इट्स, अब वो कह रहा है कि अ सब्सटेंस इज एडेड टू प्रमोट द, इसे कहते हैं एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स। ये बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एकदम बबल्स बाहर नहीं बनते और लिक्विड जो है वो स्मूथली बॉयल होता है। ये बेटा आपको आइडिया होना चाहिए। द रिएक्शन मिक्सचर इज सेट अप फॉर द रिफ्लेक्स फॉर द 30 मिनट हीट एंड द रिफ्लेक्स। आप लोग एएस में भी बहुत मरतबा पढ़ चुके हो, डायग्राम भी यहाँ पे वो पूछ रहा है। आफ्टर 30 मिनट द रिएक्शन राउंड बॉटम फ्लास्क एसिडिफाइड विद HCl। जब रिएक्शन हो गया, साल्ट ऑफ पोटाशियम बना आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, लेट से आपके पास इथेनोइक एसिड है तो पोटाशियम इथेनोएट बना, हम उसमें ये ऐड कर रहे हैं जी, ताकि हमारे पास पोटाशियम आयन को हम रिप्लेस कर सके। यानी आपके पास हाइड्रोलिसिस के बाद एक्चुअली ये बन गया। ऑल कंपाउंड ऑफ पोटाशियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। आप इसे यूं भी लिख सकते हो CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। जो ही आप इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड करते हो HCl से, ये फौरन ही इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। ये आपके पास जो है अनस्टेबल है, क्विकली कंबाइन हो जाता है इसके साथ, ये हमारे पास एसिड में चेंज हो जाता है। एनी हम यहां पे आ जाते हैं जी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी A2 के अंदर आपने पढ़ी है, यहां पे हम देखेंगे भी से क्या होती है। अच्छा याद रखिएगा, हमारे पास पेपर 4 का कंसेप्ट भी पेपर 5 में एग्जामिनर पूछ सकता है। स्पेशली मैं कहता हूं बच्चों को केमिकल इक्विलिब्रियम का यूनिट लाजमी रिकॉल करें आप लोग जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लाजमी, इक्विलिब्रियम में सारी चीजें, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन कर्व, बफर सोल्यूशन आपके पास, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, एवरीथिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको लाजमी पता होना चाहिए। और यूनिट जो आपके पास है केमिकल एनर्जेटिक्स, ES में यूनिट 5 था, वो आपको ऑब्वियसली आना चाहिए। बाकी आप पेपर 5 की लाजमी प्रैक्टिस भी करें, लेकिन इन यूनिट्स को लाजमी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी पूछते हैं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन। कंप्लीट द डायग्राम, मैंने यहाँ पे मार्किंग स्कीम से डायग्राम ले ली ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। आप सबको पता है जी कि यहाँ पे लोअर साइड से वाटर इन होता है, आउटर साइड से वाटर आउट होता है। हमारे पास ये लेबिक कंडेंसर है, अब हीट कर रही होती हैं यहाँ पे, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है दे कंडेंस बैक, इसे हम कहते हैं हीट अंडर रिफ्लेक्स। सो जस्ट द टाइप ऑफ आपके पास, तो ये मैंने आपको बताया भी है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटी बंपिंग ग्रेन्यूल्स आपके पास जी। या नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में ये पहले किसी दौर में A2 के अंदर हमारे पास टॉपिक होता था जी, अब एग्जामिनर ने AS में वो कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको कलर चेंज बता दिया। आपके पास एज द रिएक्शन स्टेप 4 इंडिकेटर गिव द कलर चेंज, यानी बेसिकली हाइड्रोलिसिस हुई है, एज द रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बेसिकली रिएक्ट कर रहा है, ये इंडिकेटर हमें वो दे रहा है। अब इसमें ये एसिडिक रेंज में कलर चेंज दे रहा है, ये भी 7 से पहले कलर चेंज दे रहा है। आपके पास जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच की चेंज होगी वो इस एरिया में होगी आपके पास। तो यहाँ पे इंडिकेटर आप कौन सा यूज करेंगे, ये थाइमोल फिनाफ्थलीन आपके पास जी। रीजन क्या देंगे आप जी, आप यहां पे स्पेसिफाई करोगे एज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सो कलर चेंज एट द एंड पॉइंट इज इक्वल आर इन दिस रेंज आपके पास जी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, so at end point color change occur above pH 7 in range of थाइमोल फिनाफ्थलीन। अच्छा पीएच की आप ना स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड है यहाँ पे इथेनोइक एसिड, आप इसकी स्ट्रॉन्ग आपके पास बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आप वो रेंज भी दे सकते हैं कि 6.50 से 10.50 विच इज इन दिस एरिया। ये हमारे पास एंड पॉइंट के ऊपर कलर चेंज देगा।
नेक्स्ट बेटा एग्जामिनर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, अ स्मॉल सैंपल ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एनालाइज्ड अलोंग विद एक्स एंड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हमारा प्रोडक्ट है, एक्स हमारे पास एस्टर है, ये हमारे पास है। सुजेस्ट व्हाट फीचर ऑफ क्रोमेटोग्राम, इस चीज पे लाजमी गौर कीजिएगा, एग्जामिनर इस क्रोमेटोग्राम की फीचर हमसे पूछ रहा है कि रिएक्शन इनकम्प्लीट हुआ। अब यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक मैं आपको बता देता हूं, इथेनोइक एसिड इज आवर प्रोडक्ट, ये रिएक्शन मिक्सचर है। बच्चे देखते हैं सर 1 2 एंड 3 डॉट इंडिकेट कर रहे हैं जी कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज इथेनोइक एसिड, एक अल्कोहल है, एक अनरिएक्टेड हमारे पास जो है एस्टर है। बच्चे 3 डॉट्स के ऊपर फोकस करते हैं, दे इग्नोर दिस फैक्ट के एग्जामिनर हमें कह रहे हैं फीचर ऑफ क्रोमेटोग्राम। हम इस क्रोमेटोग्राम को देख के हमने बताना है। तो अगर आप गौर से देखें, ये एस्टर एक्स है, ये रिएक्शन मिक्सचर है, ये दोनों डॉट्स जो हैं दे आर हैविंग द सेम आरएफ वैल्यू। तो आप क्रोमेटोग्राम्स के मुताबिक दिखाएंगे, आप यहां पे दिखाओगे अपने लाजमी क्रोमेटोग्राम के मुताबिक, क्रोमेटोग्राम से रिलेटेड आपने दिखाना है। आप यहां पे लिखोगे the spot of reaction mixture, one of the spot has same RF value as ester X। देखो हमने इसी पॉइंट पे फोकस किया, हम यहाँ पे इसी स्पॉट की बात कर रहे हैं, आरएफ वैल्यू की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि दिस इज द सेम आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस कुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अल्कोहल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। याद रखिएगा दोनों लिक्विड है, दे आर हैविंग द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सो वी मस्ट यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अल्कोहल है, उसका उसने हमें ये दिया हुआ है। अच्छा वैसे आपको याद है ना, ये हमारे पास OH की पीक है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास कोई उसकी पीक नहीं है C डबल बॉन्ड O की। खैर यहाँ पे इसने हमसे डाटा दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शो दैट ROH एक्सट्रैक्टेड डज नॉट कंटेन एनी एस्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एस्टर की जब हम बात करते हैं तो एस्टर में होता है C डबल बॉन्ड O एंड दिस कार्बन। जब आप अल्कोहल की बात करते हो, इट इज एन मैटर ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी है, इट इज एन मैटर, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये इन दोनों में प्रेजेंट है। डिफरेंस किस चीज का है, ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आपने एस्टर की स्पेसिफिकली देखनी है। ये आपके पास है 1710 से लेकर 1750 के दरमियान, ये आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या पीक नहीं है। प्रॉपर रेंज बतानी है अलॉन्ग विद द यूनिट पर सेंटीमीटर, यूनिट यहाँ पे एग्जामिनर ने दिए हुआ है, यूनिट आप लास्ट में लिखोगे। तो आप लिखोगे द स्पेक्ट्रम डज नॉट शो एब्जॉर्प्शन एट 1710 टू 1750। infrared spectrum does not contain absorption at 1710, जो कि स्पेसिफिक वैल्यू मैंने आपको दिखाई है 1750 पर सेंटीमीटर फॉर C डबल बॉन्ड O ऑफ एस्टर। ये ना भी लिखें तब भी ठीक है, लेकिन ये वैल्यू अलॉन्ग विद यूनिट मेरे बच्चों आपने लास्ट में स्पेसिफाई करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे एग्जामिनर ने प्रोटॉन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल हमें दिया हुआ NMR, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल में ना एक चीज आपने लाजमी ख्याल करनी है,
OH की पीक हमारे पास लाजमी होगी। अच्छा, OH की पीक, चूंकि हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन, जब हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो, इट इज ऑलवेज सिंगलेट आपके पास। तो इसका मतलब है ये वाली पीक OH की है। 6 हाइड्रोजन एटम है, ये जो टॉप पे होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमारे पास इस रेंज में है। ये इंडिकेट कर रही है कि 6 हाइड्रोजन एटम हैव सेम केमिकल एनवायरनमेंट, और ये हमारे पास डबलेट है, 2 पीक्स हैं आपके पास। डबलेट से मुराद होता है आपके पास 1 हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन, और वो ये वाला 1 हाइड्रोजन है। और ये वाले जो 1 हाइड्रोजन है, ये बहुत सारी पीक है, ये आपके पास है मल्टीप्लेट, 4 से ज्यादा पीक्स हो, 4 को क्वाड्रेट कहते हैं या क्वाड्रेट कहते हैं, 4 से ज्यादा हो तो उसे हम ये कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो आप यहाँ पे डाटा भी गिवन है एग्जामिनर, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि कुछ पीक्स हैं, उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक C डबल बॉन्ड O के साथ आपके पास CH3 है, CH2 है, एनीथिंग, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 2.2 से 3 के दरमियान और ppm पार्ट्स पर। और अगर ये आपके पास CH3, CH2 कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 3.2 से 4 के दरमियान। अब हमें पता है कंपाउंड में अल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो इसलिए ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जो कि ऑक्सीजन और इसके साथ है। अब देखिए, मैं विदाउट यूजिंग दैट यहां पे क्लियरली डिटरमिन कर रहा हूं, ये OH, ये आ गया, ये सिंगलेट, ये आ गया, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारे पास है। अब 6 हाइड्रोजन है एंड सेम केमिकल एनवायरनमेंट, तो इट क्लियरली इंडिकेट दैट कि इस कार्बन के साथ बाकी जो 2 बॉन्ड है वो CH3 ग्रुप के साथ है। बाय द वे, ये आप प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब तो पेपर 4 हो गया है तो इट्स ओके, फाइन, आप डाटा बुकलेट से भी यूज कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लुक एट दिस। सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में 1.2 डबलेट 6 CH3, एग्जामिनर ने खुद हमें बता दिया 1 की पीक आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है जी, और ये आपने पीक बतानी है जी। ये मैंने आपको बताया कि जो अनडिवाइडेड पीक है वो हमारे पास OH की पीक है। वो किसकी पीक है? OH की। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये 2 से स्लाइटली ग्रेटर है, 2.1, 2.2। अब यहां पे देखिएगा अल्कोहल का OH 0.5 से लेकर इस तक 6 तक, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप 2.1, 2.2 जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हो। 1 डेसिमल प्लेस तक एग्जामिनर ने यूज किया, हम भी यूज कर लेते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक। स्प्लिटिंग पैटर्न हमारे पास क्या है? सिंगलेट है, और आपके पास ये किसकी वजह से है? ONH। मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अगर आप देखें, ये आपके पास 4 के ऊपर आ रही है। यहां पे आप लिखोगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू 4.0, 1 डेसिमल प्लेस तक हम लिख रहे हैं। ये किसकी वजह से है? ये हमारे पास कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, बाकी सिर्फ बॉन्ड दिखा दें, लेकिन ऑक्सीजन लाजमी शो करना है। ऑक्सीजन क्यों शो करेंगे? ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, आपको पता है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज कॉज डीशील्डिंग एंड इंक्रीज द केमिकल शिफ्ट वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाता है। फिर एग्जामिनर कह रहे हैं नेम द अल्कोहल, ये मैंने आपके सामने इसका बाय द वे स्ट्रक्चर भी बना लिया था। ये आपके पास क्या आ जाता है? ये आ जाता है प्रोपेन 2O। तो यहां पे आप लिख सकते हो, चूंकि नेम उसने कहा है तो हम प्रॉपरली नेम लिखेंगे प्रोपेन 2O। डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ एन एस्टर, अब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड है, ये देखिएगा, ये आपके पास इथेनोइक एसिड, एक एस्टर आपके पास आ जाता है प्रोपेन 2OL, ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH3 और CH3। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, यहां से H जाता है और बाकी आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। ये
इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, यू कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम इसका डिस्प्लेट फार्मूला बना लेते हैं। डिस्प्लेट फार्मूला में वी ऑलवेज रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना होता है। ये आपके पास है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास एस्टर विल अंडरगो द हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू हमारे पास 1 या 2 होती है। एग्जामिनर कहता है सिमिलर प्रोसीजर सुजेस्ट व्हाई नन ऑफ द इंडिकेटर वुड गिव द कलर चेंज इन द एक्सपेरिमेंट। अब याद रखिएगा, चूंकि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, प्रोडक्ट भी हमारे पास एसिड ही बन रहा है, इथेनोइक एसिड, सेकंड अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि पीएच विल मस्ट बी लेस देन 3। जितने भी इंडिकेटर हैं ये किधर गए, ये हमारे पास है जी, दे आर गिविंग द कलर चेंज अबव पीएच 3। तो चूंकि यहां पे हमारे पास कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा, आप यहां पे स्पेसिफिकली लिख सकते हो कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड द पीएच विल रिमेन between 1 to 2, or you can write below 3 as well, that's absolutely fine. Due to strong acid H2SO4 pH कोई बेस है ही नहीं जिसके साथ ये रिएक्ट करे, will remain below 3। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई और स्पेसिफिक पेपर हो, फील फ्री एंड लेट मी नो।